जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल जीएस स्टडी में। देखिए, आज की क्लास है पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ की दूसरी क्लास। ठीक है, हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट की है पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, जिसका नाम है पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं पीसीएस के, उनको देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन के आते हैं। अगर आपने पीसीएस में जो सिविल सर्विसेज वाला है, ठीक है, उसमें अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 10 साल के भी कर लिए तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत अच्छे से किए हैं तो आप 20 क्वेश्चन तक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ के बाद जो करंट अफेयर है, ठीक है, करंट अफेयर है, उसका भी मैं क्लास लूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें करंट अफेयर में, जिससे आपका करंट भी मजबूत हो जाए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी आपके अच्छे से सॉल्व हो जाएं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। आपको जो पीडीएफ दिख रही है ना, ये जो पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका नाम है डेसिमल 004। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए डेसिमल 004, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। ठीक है, पार्ट 1 डिस्कस किया था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया था। वो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, और वहाँ पे पीडीएफ पड़ी हुई है टेलीग्राम चैनल पर, उसको डाउनलोड कर लीजिए, रिवीजन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको पीसीएस के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर सीटेट की भी वीडियोज़ आपको, ठीक है, सीटेट सीटेट की वीडियो मिलेंगी, पीसीएस की, और जो यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दोबारा होना है, उसके लिए भी आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक है, एक तरह से आपको रोज़ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पार्ट 2 है ये पीसीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है, यहाँ पे सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ क्या हुआ है, यहाँ पे कुछ टर्म दिए हुए हैं। ठीक है, ये टर्म दिए हुए हैं और इनके सामने इनको मैच कराया गया है। ठीक है, अब ये सही है या गलत। देखिए, यहाँ बता रहे हैं कि सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब इन चारों में से, ठीक है, 1 2 3 4 में से एक गलत है, मतलब सुमेलित नहीं है। वो आपको बताना है कौन सा इसमें से गलत है। अब देखिए, जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, आनुवंशिक अभिनियंत्रण इसको बोलते हैं। कह रहे हैं बी है, गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण। ठीक है, इसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। सी है, एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जीव जटिल पदार्थ को सरल अवयव में तोड़ते हैं, इसे बोलते हैं जैव निम्नीकारक। डी है, सभी जीवों में अंतर्निर्मित समय पायक, होगा यहाँ पे समय पालक लिखा है, समय पायक निकाय बायोमास। तो आपको बताना है इन सब में से कौन सा सुमेलित नहीं, मतलब गलत स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से, मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बायोमास। ये बायोमास नहीं है, जो दिखा रहा है ना, सभी जीव में अंतर्निर्मित समय पायक निकाय, तो ये गलत है। ठीक है, तो मतलब कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि हमें गलत ऑप्शन बताना था, सुमेलित नहीं है वो बताना था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ऊपर के ऑप्शन देखिए, अब ये तो गलत हो गया। बायोमास क्या होता है? बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से उत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से उत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखो, ऊपर वाले जो 3 ऑप्शन ना, ए बी सी, ये सही है। मतलब कि जीन संबंधन एवं पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, उसको आनुवंशिक नियंत्रण बोलते हैं। ठीक है, और गर्भस्थ शिशु में आनुवंशिक व्याधियां जांचने के लिए निदान सूचक परीक्षण जो होता है उसको एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है, और सी जो है, एक प्रक्रम जिसके द्वारा जीवित सूक्ष्म जटिल पदार्थों को सरल अवयव सरल अवयव में तोड़ते हैं, उसको जैव निम्नीक कारक बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों याद कर लीजिएगा, ये सही है, और ये इसमें से क्या है, गलत है। ये 3 याद कर लीजिए, इससे क्या होगा कि कभी फिर से मिलान आएगा, मैचिंग आएगी, तो आप
आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है। ठीक है, समुद्र में बहुतायत से मतलब समुद्र में उसकी बहुत भारी मात्रा होती है। पहला है लोहा, दूसरा है विटामिन ए, सी है फ्लोरीन है, और डी है आयोडीन। तो आपको बताना है कि समुद्र में बहुतायत में पाया जाता है, मतलब समुद्र में बहुत मात्रा में होता है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। ठीक है, आयोडीन क्या है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है हमारा decimal004, इसको ज्वाइन करिए और जो पीडीएफ है आपको वहाँ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। किस व्याधि से? ऑप्शन है चेचक, बी है टिटनेस, सी है टीबी और डी है पोलियो। ठीक है, कह रहे हैं साल्क टीका किससे संबंधित है, किस व्याधि से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पोलियो। ठीक है, ऑप्शन डी पोलियो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइएगा कि जो पोलियो है, ठीक है, जो पोलियो है वो जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण। ठीक है, ये आप बताइए कमेंट में कि पोलियो जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है या विषाणु के कारण। ठीक है, और जो पोलियो का टीका है मतलब है ना, उसकी जो है खोज कब करी गई थी, पोलियो जो वैक्सीन है उसकी खोज कब करी गई थी और किसने की थी। मतलब आपको तीन चीज़ बतानी है पोलियो के बारे में। पहला कि ये जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है, और दूसरी किस सन में इसकी खोज की गई थी, सन बताना है आपको। ठीक है, सन बताना है। ठीक है, और किसने करी थी। अगर आपने ये तीनों चीज़ें बता दी कमेंट बॉक्स में तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मजबूत हो जाएगा पोलियो से रिलेटेड। ठीक है, अगर कभी कोई क्वेश्चन आएगा तो शायद आपका क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, ये तीनों चीज़ बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं भी किया है तो कम से कम एक बार देख लेना। ठीक है, कम से कम एक बार देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित, एक सेकेंड, निम्नलिखित यौगिक में कौन सा शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। पोटेशियम ब्रोमाइड, एक सेकेंड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। बताना है आपको इसमें से कौन सा राइट आंसर है, मतलब शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड। देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड जो होता है ना उसको KBr भी बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम कहीं के लिखा होगा आपको, पोटेशियम ब्रोमाइड। और इसका उपयोग जो है नींद लेने की दवा के रूप में किया जाता है। ठीक है, नींद लेने की दवा के रूप में, क्या, नींद लेने की दवा के रूप में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चंस के नीचे ही इनका आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको आपको हम लोग जो है क्वेश्चंस और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो भी वहाँ पे बीच बीच में देते रहते हैं, और ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है। पहला है नियंत्रित संगलन अभिक्रिया। ठीक है, बी है अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया, सी है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, डी है अनियंत्रित अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। तो आपको बताना है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसका राइट आंसर है अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया। ठीक है, अनियंत्रित संगलन अभिक्रिया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा मरीज के उदर के अंदर, मतलब पेट के अंदर, उदर के अंदर जो निम्न एक मिनट, उदर के अंदर परीक्षण एंडोस्कोप द्वारा किया जाता है, जो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, जिसको कभी सुना होगा एंडोस्कोपी बोलते हैं। तो जो एंडोस्कोपी होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला है प्रकाश का परावर्तन, बी है प्रकाश का विसर्जन, सी है प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन, और डी है प्रकाश के अपवर्तन। किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपको बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या है इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मतलब प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, प्रकाश के सकल आंतरिक परिवर्तन, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाले क्वेश्चन जो है काफ़ी एक तरह से टफ होते हैं, काफ़ी सरल भी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, कथन दिया होता है, ये कथन दिया होता है और एक कारण दिया होता है। ठीक है, कथन और कारण दिया होता है। तो यहाँ पे पूछते हैं कि सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे नीचे कोडिंग दी हुई है, जैसे कि दोनों कथन ए और आर सही हैं। आर का ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को अगर आप इसमें थोड़ी आपकी समझ है तभी करिए, नहीं तो ये क्वेश्चन कभी कभार जो है गलत हो जाते हैं और बहुत फिर रिग्रेट होगा आपको। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन की मतलब कुल मिलाकर के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना आप, मतलब 30-40 क्वेश्चन इस तरह कर लेंगे, तो आपका ये जो ये ट्रेंड वाले क्वेश्चन है, या ये टाइप वाला क्वेश्चन एक तरह से कहेंगे, ये टाइप वाला क्वेश्चन आपका जो है मजबूत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कथन दिया हुआ है यहाँ पे, पहले पहले कथन दिया हुआ है, यदि फ्रीज़र पर बर्फ़ इकट्ठी होती है, ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। मतलब कह रहे हैं जो फ्रिज होती है ना हम लोग के घर में, उसमें फ्रीजर में अगर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उसका शीतलन मतलब जो ठंडे करने का प्रोसेस है वो प्रभावित होता है। कारण क्या है? कारण कह रहे हैं कि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। उसका कारण ये कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर में शीतलन अब बुरी तरह से प्रभावित होता है। उसका कारण है कि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से सही आंसर है। पहला है, दोनों ए और आर सही हैं, और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ए आर का सही स्पष्टीकरण बता रहे हैं, ए आर का सही स्पष्टीकरण। ठीक है, सॉरी, ए का सही स्पष्टीकरण है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ए का सही स्पष्टीकरण आर है। मतलब कि जो ये ए है कथन है, उसका सही स्पष्टीकरण ये आर है। ठीक है, दोनों ए और आर सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्यों? कह रहे हैं कि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। उसका कारण ये है कि जो बर्फ़ है एक दुर्बल चालक है। ठीक है, बर्फ़ क्या है? एक दुर्बल चालक है, इसका ये कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन जो है दूसरे पेज में है। ठीक है, तो पहले यहाँ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही नहीं है, माफ़ी चाहूँगा, सही नहीं है। देखिए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे 4 हैं। पहला ऑप्शन है, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देखता है। ठीक है, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्ट देखता है। बी है, लेंस का नव्यांतर अधिक होता है। और सी है, निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। डी है, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए एक बार। देखिए कह रहे हैं कि दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, दूरदृष्टि वाले। अब देखिए दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोष अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, दूरदृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष, तो क्लास 10th की जो है बुक में दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है साइंस वाली बुक में। ठीक है, साइंस की बुक उठाइए, उसमें जो है मानव नेत्र एक चैप्टर होगा। ठीक है, एनसीईआरटी या फिर कोई नूतन पब्लिकेशन की कोई भी बुक उठाएंगे तो वहाँ पर एक मानव नेत्र का चैप्टर होगा या फिर मानव नेत्र वाला टॉपिक होगा। वहाँ पे दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बहुत अच्छे तरीके से समझाया। एक पेज खोलिए,
10 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चित्र बना के उसमें समझाया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। हम लोग इसमें इस सीरीज़ में जो PCS PYQ सीरीज़ है, ठीक है, PCS PYQ सीरीज़ है, इसमें हम लोग डेली 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को सपोर्ट देंगे, ठीक है, ये डेली वीडियो देखेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे तो इस क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो हम लोग बढ़ा देंगे, 10 की जगह 20 या फिर 15 कर देंगे, ठीक है, जैसा सपोर्ट रहेगा आप लोग का। तो वीडियो को सपोर्ट करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। अगर आप नए हैं, ठीक है, PCS की तैयारी कर रहे हैं या फिर RO या ARO की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये क्वेश्चन है कि प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम, ठीक है, एंजाइम बताना है, ठीक है। पहला एंजाइम है, एक सेकंड रुकिएगा। पहला एंजाइम है यूरियस, बी है सल्फेटेस, सी है ट्रिप्सिन, डी है प्रोटीएस। बताना है कि प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है। जो प्रोटीन होती है ना हम लोग की बॉडी में, उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम सहायक है, ठीक है। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीएस, ठीक है। जो प्रोटीएस होता है ना वो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो ये एंजाइम है प्रोटीएस, ये प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में पेप्टाइस पेप्टाइड्स में परिवर्तित कर देता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन अगर आ जाएगा, जैसे आ जाए कि प्रोटीएस एंजाइम प्रोटीन को किस में परिवर्तित करता है, तो ध्यान रखिएगा पेप्टाइड्स में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त का, परावैंगनी का, दृश्य का, डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। मतलब कि एक टेलीविज़न में जो टीवी होती है, दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए अवरक्त, ठीक है, अवरक्त। इसका राइट आंसर क्या है? अवरक्त। तो ये थे 10 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए एक चीज़ और बताइएगा कि जो अवरक्त किरणें होती हैं ना, अवरक्त किरणें, इनकी खोज किसने करी थी? ये बताइएगा कि अवरक्त किरणों की खोज किसने की थी, किस वैज्ञानिक ने, ठीक है। और बस इतनी ही बताना है आपको। और कुछ क्वेश्चन मैंने ऊपर दिए थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऊपर दिए थे कि बताना है आपको, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम चैनल, ये हमारा decimal004 टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको PDF मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने SDG है ना, SDG उनको शुरू किया है, ठीक है। SDG में धीरे धीरे रोज़ अपलोड करता जाऊँगा ताकि 17 SDG जो हैं वो सारे अपलोड हो जाएं और पेपर टाइम तक आपको सारे SDG याद हो जाएं, ठीक है। तो SDG इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।